नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है और यूनिट है वो नया है, यानी कि हमारा ये यूनिट है 10 नंबर का है और वो है हायर एजुकेशन सिस्टम। ओके, तो इसमें हम फर्स्ट क्लास ले रहे हैं और उसमें हम आज देखने वाले हैं 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के जो 4 स्तंभ है उसके बारे में बात करने वाले। टॉपिक पर जाने से पहले हर बार की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन डाली जाती है या फिर अदर नोटिफिकेशन डाली जाती उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाली हूँ 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग। आखिर ये जो शिक्षा के 4 अधिगम के जो 4 स्तंभ है, आधार स्तंभ है, उसके बारे में आज हम डिटेल्स में देखने वाले। ओके, चलिए बने रहिए। सबसे पहले मैं बात बताना चाहूँगी कि हमारे शिक्षण की जो सबसे बड़ी विश्व स्तर की अगर कोई संस्था है तो वो है यूनेस्को। ओके, तो यूनेस्को के बारे में भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं, बाद में देखते हैं। ओके, चलिए। तो शिक्षण की विश्व स्तर की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो यूनेस्को है। ओके, और यूनेस्को ने क्या किया, शैक्षणिक उद्देश्यों की जो शिक्षा के लिए जो उद्देश्य होते हैं ना, उसके एम्स होते हैं, उन एम्स की पूर्ति करने के लिए उन्होंने एक कमीशन बनाया। क्या बनाया? एक कमीशन बनाया और उस कमीशन को नाम दिया डेलोट कमीशन। क्या नाम दिया? डेलोट कमीशन। ओके, अब देखिए डेलोट कमीशन है, उन्होंने क्या किया, वो कमीशन ने क्या किया, एक रिपोर्ट तैयार की। कुछ शैक्षणिक उद्देश्यों को बनाकर उसने एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट उन्होंने 1996 में यूनेस्को को सबमिट करा दी। ओके, अब देखिए उन्होंने जो डेलोट कमीशन है, डेलोट कमीशन ने अपने जो रिपोर्ट में जो उद्देश्य बताए थे उनमें उन्होंने शिक्षा के लिए कौन से उद्देश्यों की वहाँ पर बात की थी। तो उसमें उन्होंने लोकतांत्रिक भावना के बारे में बताया था, सहिष्णुता के बारे में बताया था, रचनात्मकता के बारे में बताया था, उत्तरदायित्व के बारे में बताया था, मानवाधिकार के बारे में बताया था, प्रेम के बारे में, अहिंसा के बारे में, शांति के बारे में। इन सभी मुद्दों को लेकर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी। अब डेलोट कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर यूनेस्को ने क्या किया, शिक्षा के लिए कुछ उद्देश्यों को तय किया। क्या किया? कुछ उद्देश्यों को उन्होंने तय किया। अब देखिए यूनेस्को ने शिक्षण की प्रक्रिया के 4 स्तंभ बताए। कितने बताए? 4 स्तंभ बताए। अब देखते हैं, थोड़ी सी पहले यूनेस्को के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो यूनेस्को को अगर हिंदी में बोला जाए तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। देखिए ये एक संगठन है और किसके लिए? तो शैक्षिक यानी कि एजुकेशनल, वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक और सांस्कृतिक यानी कि कल्चर। ओके, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। और संयुक्त राष्ट्र तो यूनाइटेड नेशंस। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका फुल फॉर्म हो गया। अगर आपको एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाए तो यहाँ से आपको आना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ओके, मैंने आपको इजी तरीके से बता दिया, शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, इन 3 शब्दों को आपको याद में रखना है। और ये संयुक्त राष्ट्र और लास्ट में है हमारा संगठन। ओके, तो इसी से आपका पूरा एक जो फुल फॉर्म है वो बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मतलब होगा यूनाइटेड नेशंस। ओके, यूनाइटेड नेशंस शैक्षिक का होगा, एजुकेशनल, वैज्ञानिक का होगा, साइंटिफिक और एवं का तो आपको पता ही है एंड होगा, और सांस्कृतिक का कल्चरल और संगठन का ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छे से आपको याद रह गया होगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए अब उसकी बात की जाए उसकी स्थापना कब हुई। तो उसकी स्थापना जो उसका गठन हुआ वो 16 नवंबर 1945 में हुआ। ओके, यानी कि 16 नवंबर 1945 में हुआ। जब भारत थे वो भारत उसका सदस्य कब बना? तो 1946 में भारत उसका
सदस्य बना, किसका, यूनेस्को का। ओके, अब यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है, जिसे मुख्यालय कहते हैं, तो उसका हेड क्वार्टर फ्रांस में आया हुआ है, जो पेरिस में उसका जो हेड क्वार्टर है स्थित है। ओके, यानी कि यहाँ पर पेरिस दिया हो तो पेरिस हम लगाएंगे आंसर। अगर पेरिस ना दिया हो, फ्रांस दिया हो, तो हमें फ्रांस में क्लिक करना होगा। ओके, ये पेरिस है वो फ्रांस में आया हुआ है। ओके, चलिए, यूनेस्को के टोटल 193 सदस्य हैं और 11 सदस्य ऐसे हैं जो सहयोगी सदस्य हैं। ओके, अब देखते हैं यूनेस्को का मुख्यतः कार्य क्या है। तो उसका कार्य शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, संस्कृति एवं सूचना व संचार के जरिए अपनी गतिविधियां संचालित करता है। वो साक्षरता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है और वैश्विक धरोहर की इमारतों और पार्कों के संरक्षण में भी सहयोग करता है। ओके, तो ये उसका मुख्यतः कार्य था। ओके, चलिए अब देखते हैं फोर पिलर्स की बात की जाए तो फोर पिलर्स ऑफ लर्निंग में फोर जो स्तंभ बताए गए, जो पिलर्स बताए गए, उसकी बात की जाए तो पहला है लर्निंग टू नो, दूसरा है लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी एंड फोर्थ है लर्निंग टू लाइव टुगेदर। अब देखिए लर्निंग टू नो का क्या मीनिंग होगा, तो यहाँ पर उसे समझने की कोशिश करते हैं। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू नो का मतलब होता है कि जानकारी के लिए सीखना। जब हम कुछ सीखते हैं तो किसके लिए, जानकारी के लिए कुछ ना कुछ हमें सीखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर संसार की जो जटिलताएं होती है उसको समझना, भविष्य में सीखने के लिए कुछ ना कुछ पर्याप्त आधार प्रदान करना। ओके, यानी कि हमें जब भी हमें हमारी लाइफ में कुछ भी सीखना होता है तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है ना। अगर आपको कहीं किसी गांव जाना होता है तो अभी आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई ये गांव का रास्ता कहाँ से निकलेगा, हम किस तरीके से वहाँ पर जाएंगे। तो ये सारी जो बातें होती है वो हम जानकारी, वो जो हमारे पास जो जानकारी होती है वो क्या होती है, हमने सीखी हुई होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो शिक्षा के जो मुख्य आधार स्तंभ है उसमें पहला बताया गया है लर्निंग टू नो। ये आपको चारों के चारों याद रखने। ओके, लर्निंग टू नो का मतलब क्या होगा, जानकारी के लिए सीखना। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ओके, जानकारी के लिए सीखना, तो जानकारी के लिए सीखना। ओके, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया लर्निंग टू डू। लर्निंग टू डू का मतलब क्या होगा कि कुछ करने के लिए सीखना। हमें कुछ ना कुछ, इंसान जो होता है ना वो कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है ना, ऐसे ही बैठा नहीं रहता। उसे कुछ ना कुछ, अगर आप फ्री भी होगे तो आप क्या करेंगे, या तो मोबाइल में खो जाओगे, या कोई ऐसा पुस्तक प्रेमी बंदा होगा तो वो क्या करेगा, बुक्स लेगा और उसे पढ़ने लगेगा, है ना। तो कुछ ना कुछ हम करते हैं, तो कुछ करके हमें कुछ सीखना है। ओके, तो इसी का मतलब होगा लर्निंग टू डू। तो कुछ करने के लिए सीखना चाहिए। ओके, कुछ करने के लिए सीखना चाहिए, कुछ करने के लिए। ओके, चलिए, कुछ करने के लिए सीखना, जानकारी के लिए सीखना। अब आता है लर्निंग टू बी। लर्निंग टू बी का मतलब क्या होगा, कुछ बनने के लिए सीखना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ बनना चाहिए, और कुछ बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। ओके, यानी कि स्वयं का हमें एनालिसिस करना चाहिए, जो समाज के जो भी स्किल्स है उसका विकास करना चाहिए, यानी कि उसका डेवलप करना चाहिए, है ना। और हमें कुछ ना कुछ ऐसा बनना चाहिए जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता हो। ओके, यानी कि मान लीजिए अभी आप है तो अगर किसी की शादी हो गई होगी तो उसका भी कोई ड्रीम होगा कि मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, मैं अपने घर के लिए ये करूंगा, है ना। ऐसा कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि मैं ऐसा हस्बैंड बन पाऊंगा, मैं ऐसा पिता बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। मैं को व्यक्ति कुछ ना कुछ बनना चाहता है ना। या तो फिर अगर मान लीजिए कॉलेजेस में आप पढ़ाई कर रहे हैं, यूजी पीजी कर रहे हैं, तो वो उनका भी ड्रीम होगा कि मैं कुछ प्रोफेसर बनूंगा, है ना। आपका भी गोल है कि नेट जेआरएफ क्लियर करना है और उसके बाद मुझे प्रोफेसर बनना है ना। तो कुछ बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। ये तीसरा वाला हमें क्या बताता है, लर्निंग टू बी क्या बताता है कि कुछ बनने के लिए कुछ सीखना चाहिए, कुछ बनने के लिए। ओके,
तो कुछ बनने के लिए हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। लर्निंग टू लाइव टुगेदर, तो यहाँ पर क्या, तो हमें किसी के साथ रहने के लिए भी सीखना चाहिए, है ना। तो किसी के साथ रहने के लिए यानी कि जो भी हमारे मानवाधिकार होते हैं, जो लोकतांत्रिक सिद्धांत होते हैं, लोगों के साथ कैसे बैठना उठना, उनसे बातें करना, है ना। तो उनके साथ रहने के लिए किस तरीके कैसे परिस्थिति में हम लोगों के साथ रहेंगे, उनके विचारों को अपनाएंगे, हमारे विचारों को दूसरे को समझ में आए, इस तरीके से हम बिहेवियर करेंगे, सारी बातें हमारी कहाँ पर आ जाएगी, तो लाइव टुगेदर में आ जाएगी। तो हमें साथ रहने के लिए भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ओके, साथ रहने के लिए भी सीखना चाहिए। तो यहाँ पर जो 4 स्तंभ थे शिक्षा के, वो मैंने आपको बता दिए। लर्निंग टू नो यानी कि जानकारी के लिए हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। लर्निंग टू डू यानी कि कुछ करने के लिए हमें सीखना चाहिए। ओके, हमारा कुछ ना कुछ हम ऐसे व्यक्ति बनने चाहिए जो कुछ करके बताए, है ना। हम कहते हैं ना कि हम ये नेट क्लियर करके ही रहेंगे, तो कुछ करने के लिए सीखना। तो आप नेट क्लियर करने के लिए भी कुछ सीख रहे हैं ना, पुस्तक पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, है ना। तो ये भी क्या हुआ, तो कुछ करने के लिए भी हमें सीखना चाहिए। या उसके बाद है लर्निंग टू बी, तो कुछ बनने के लिए भी हमें सीखना चाहिए। और लास्ट वाला है हमारा लर्निंग टू लाइव टुगेदर, हमें किसी के साथ रहने के लिए भी कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। यहाँ पर मेनली कहने की बात क्या थी कि कोई भी इंसान है वो कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, है ना। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो ना कि हम बच्चों को सिर्फ पढ़ाने के खातिर पढ़ाए। ओके, हमें बच्चों को पढ़ाना नहीं है, हमें बच्चों को क्या करना है, बच्चों के विकास का सर्वांगीण विकास करना होता है। तो यहाँ पर बच्चे का सर्वांगीण विकास कब होगा, जब हम उसे पढ़ाएंगे नहीं लेकिन उसे कुछ सिखाएंगे, है ना। तो जो भी टीचर्स होते हैं वो क्या करेंगे, टीचर्स होते हैं वो बच्चों को पढ़ाने की जगह, पढ़ाना मतलब क्या होता है, रटाना होता है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं तो फर्स्ट क्लास में होते हैं यानी कि पहली कक्षा में होते हैं, तो क्या किया जाता है, उसे बताया जाता है, कमल का चित्र बताया, बोलो बेटा क, है ना। इसी तरीके से बच्चे बोलेंगे क, फिर हम बोलेंगे बोलो बेटा ग, तो बच्चे बोलेंगे ग। तो इसी तरीके से ये नहीं, हमें ऐसे पढ़ाना नहीं है, उसे ऐसे रटाना नहीं है, हमें उसे सिखाना है, उसे समझाना है। ओके, तो बच्चों को जब भी हम पढ़ाने जाते हैं, हम ऐसे ही बोलते पढ़ाने जाते, लेकिन वास्तव में हम पढ़ाने नहीं जाते, उसे कुछ सिखाने जाते हैं जो उसके जीवन में उसे उपयोगी हो। ओके, उसे जो भी हमने सिखाया है वो उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं उसको उपयोगी हो। जब वो कुछ सीखा होगा तब जाकर अपनी लाइफ में कोई भी मुसीबत भी आएगी तो उसका सामना वो आसानी से कर पाएगा। तो यहाँ पर जो 4 पिलर्स थे लर्निंग के, ये 4 पिलर्स यूनेस्को द्वारा दिए गए थे और यूनेस्को ने ये 4 पिलर्स दिए हैं और उनमें उसने लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी और लर्निंग टू लाइव टुगेदर, ये 4 पिलर्स आपको याद रखने, कहीं भी क्वेश्चन में आ सकते हो। ओके, आई होप आपको ये अधिगम के 4 स्तंभ जिसे हम कहते हैं 4 पिलर्स समझ में अच्छे से आ गए होंगे। यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए जिंदा है। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।